गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज आप लोग को हिस्ट्री में तीसरा अध्याय की ओर चलेंगे। हम लोग दो अध्याय आप लोग को क्लियर कर दिए हैं और समाजवाद और साम्यवाद ये जो चैप्टर हुआ है ये दो जगह का था, दोनों को हम मर्ज करके एक ही जगह आज सुबह में अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, ये भी आप लोग को शाम तक मिल जाएगा। और अभी डिस्क्रिप्शन जो होता है उसका अच्छा से हमारे पास में समझ नहीं है, इस वजह से आप लोग को अगर परेशानी होगी वीडियो में तो जब मेरा चैनल खोज लीजिएगा तो जाकर के आपको मिल जाएगा, ऊपर में देख लीजिएगा। जैसे जो लिंक कैसे डाला जाता है इसकी अभी पूरा से जानकारी मेरे पास नहीं है, ठीक है, इसलिए हम किसी में डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर पाते हैं या लिंक शेयर नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग ये सब चीज को देख लीजिएगा और अच्छा से पढ़ाई कीजिएगा। टॉपिक ऐसा दिया गया है इसमें जो अगर आप लोग मन से पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा तैयारी हो जाएगा। जैसे पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर में इतना इजी लगा है मुझे उसका क्वेश्चन आंसर, जबकि उसमें क्वेश्चन भी आए हैं। जैसे अक्टूबर क्रांति, खूनी रविवार, जार निकोलस, लेनिन की नई आर्थिक नीति, सर्वहारा वर्ग, ये सब हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। और ये सब क्वेश्चन आपको दूसरा चैप्टर समाजवाद और साम्यवाद में देखने के लिए मिलता है। अब तीसरा चैप्टर आप लोग को आज जो शुरू होने जा रहा है वो है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। देखिए पहले सबसे पहले यहां पर दिया हुआ है हिंद चीन, इसका मतलब समझिएगा, समझ गए, हिंद चीन। अब क्या है हिंद चीन, उसके बाद हम लोग सीखेंगे राष्ट्रवादी आंदोलन क्या है उसके बारे में। सबसे पहले हिंद चीन के बारे में समझते हैं। कहता है हिंद चीन दक्षिण पूर्व एशिया में फैला एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र जिसका क्षेत्रफल 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। यानी हिंद और चीन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, ये तीनों के क्षेत्र को मिला करके क्या बनाया गया है? हिंद चीन बनाया गया है। कोई दिक्कत? हिंद चीन का मतलब समझ में आ गया ना? क्या आया? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, ये तीनों के क्षेत्र को हम लोग हिंद चीन कहते हैं। हो गया एक टॉपिक क्लियर। अब कहता है वियतनाम के तोकिन एवं अन्नाम कई शताब्दियों तक चीन के कब्जे में रहा तथा दूसरी तरफ लाओस, कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। चौथी शताब्दी में कंबुज भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र था। यहां पर एक और तनी को बात समझ लीजिएगा। वियतनाम का है ना, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया था। वियतनाम का शहर किसके, मतलब वियतनाम किसके में था? तोकिन और अन्नाम, ये दोनों के। और लाओस और कंबोडिया जो था किसके अंदर में था? भारतीय के अंदर में। तब आ गया हिंद मतलब क्या? हिंदुस्तान, और चीन मतलब चीन, हिंदुस्तान और चीन, ये दोनों को मिला करके, ठीक है, कौन कौन? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र को बनाया गया। अब देखिए जब बना दिया गया तो अब आगे क्या कहता है, ठीक है। अगला जो आप लोग को होगा पीडीएफ उसमें अलग अलग है, यानी अभी जो इसमें एक जगह है, मतलब एक ही पेज पर डबल आगे पीछे करना पड़ता है ना, अगला में नहीं करना पड़ेगा। एक मिनट, ये आप लोग को दिखाई देता है ना? दिखाई दे देता है, देखिएगा। कहता क्या 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण करवाया था, परंतु 16वीं शताब्दी में कंबुज का पतन हो गया था। एगो और क्वेश्चन यहाँ पर आ गया टॉपिक, अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था? याद रखिएगा, राजा सूर्यवर्मा द्वितीय। और राजा सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा कौन मंदिर बनवाया गया? तो अंकोर वाट का मंदिर। ये आपका ऑब्जेक्टिव में है, आपका ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन है। कहता है इस प्रकार कुछ देशों पर चीन एवं कुछ देशों पर हिंदुस्तान के सांस्कृतिक प्रभाव के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा था? हिंद और चीन। तो एक बार फिर से आप लोग को पूछ लूं, जो हिंदुस्तान के अंदर में क्या था? लाओस और कंबोडिया, और चीन के अंतर्गत क्या था? वियतनाम। क्लियर? आइए, व्यापारियों का आगमन और फ्रांसीसी प्रभुत्व, अभी आपको किताबी लैंग्वेज में पढ़ा दे रहा हूं यहाँ पे, लेकिन आपको एक इसका वीडियो कंपटीशन लेवल का, ठीक है, हम बताएंगे आप लोग को जो भारत में कौन कौन से व्यापारी आए, कब आए और कहां पर। जैसे आपको एक बतला दे, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत पहुंचा, तो भारत पहुंचा तो कहा जाता है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहले स्थापना हुई, है ना। एक है मसूलीपट्टनम, आपको बतलाया गया था, कभी क्लास में चर्चा चला था हिस्ट्री के पढ़ाई में, तो आपको हम बतलाए थे जो जब अंग्रेज अपने यहाँ आया था तो सबसे पहले कंपनी यहाँ ये क्या कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया था। लेकिन मसूलीपट्टनम में भी एक कंपनी का स्थापना हुआ,
वो कंपनी बन करके पहले तैयार हो गया था, ये कंपनी बन करके पहले तैयार नहीं हुआ। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी पहले बनना शुरू हुआ था। इसलिए लोग जब जीके जीएस की बात आती है अगर, और क्वेश्चन अगर आती है, तो लोग कह देते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पहले स्थापना हुई। देखिए, स्थापना होना और चालू होना दोनों में फर्क है, ठीक है। अब मान लीजिए आज हम कह दिए जो ये काम कर देंगे, लेकिन किए नहीं तो वो नहीं ना हुआ। तो इस ढंग से मसूली पट्टम वाला होना चाहिए। तो वो चीज हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्या सत्य है क्या झूठ है, उसको अभी रहने दीजिए। अभी आपके किताब के अकॉर्डिंग हिंद चीन में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे, उसके बाद डच, इंग्लैंड और फिर कौन आए? फ्रांस आए। क्या गो देश आया? 4 गो। पहला पुर्तगाल, दूसरा डच, तीसरा इंग्लैंड और चौथा फ्रांस, ठीक है। फ्रांस के अलावा कोई और भी देश हिंद चीन में अपना रुचि नहीं दिखाया। 20वीं शताब्दी तक संपूर्ण हिंद चीन पर फ्रांस का अधिकार हो गया, जिसमें आपको जो हम बतलाए थे आपको फ्रांस के बारे में, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, ये सब शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक था। और ये सब ये बात जान गया था जो व्यापारिक दृष्टिकोण से औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप क्या इनकम है और क्या साम्राज्य का निर्माण कैसे किया जाता है। इस ढंग से समझ गए ना। फ्रांस को ये बात पता था, तो केवल पुर्तगाल ही नहीं, डच, इंग्लैंड और फ्रांस चारों, ठीक है, आधिपत्य जमाने के लिए कहां आ गया? हिंद चीन पहुंचा। और हिंद चीन पहुंचने का मतलब क्या? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, ये तीनों जगह पर चारों पहुंचा। लेकिन चारों में सबसे पहले कौन अपना दिलचस्पी दिखाया? फ्रांस। कहता है 20वीं शताब्दी तक संपूर्ण हिंद चीन पर फ्रांस का अधिकार हो गया। यानी पूरे हिंद चीन का मतलब क्या? लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, तीनों पर कौन अधिकार कर लिया? फ्रांस। फ्रांस द्वारा उपनिवेश स्थापना का क्या उद्देश्य था, सो समझिए। कहता फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का उद्देश्य डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना था। यानी डच जो आया व्यापार करने के लिए, और ब्रिटिश कंपनी यानी अंग्रेज जो आया व्यापार करने के लिए, तो उसका जो सामान था, उसकी जो व्यापारिक स्थिति थी, उससे चाहता था सामना करना कौन? फ्रांस। टक्कर देना कहिए एक तरह से, ठीक है। उद्योग के लिए कच्चे माल उपनिवेश से ही प्राप्त होते थे, तथा तैयार वस्तुओं को बेचने के लिए उपनिवेश एक बाजार का रूप भी था। इसका एग्जाम्पल आपको जो मैं जानता हूं वो आप लोग को बतलाता हूं। नील की खेती, तिनकठिया था ना सिस्टम, तो नील की खेती के लिए तो मान लीजिए अंग्रेज क्या करवाते थे अपना लोग से? नील की खेती कीजिए जबरदस्ती, तो अंग्रेज को क्या मिल गया? कच्चा माल मिल गया ना। अब वही फिर बना करके अपने हालात बेचता, साम्राज्यवाद हो गया ना। क्या हो गया? उपनिवेश हो गया, जो अपने यहाँ आकर के माल भी बेच लेता और अपना लोग से फिर वो कच्चा माल भी लेकर के चला जाता है। हो गया ना। इसमें क्या क्या होता है टॉपिक, सो देखिए। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। वहां मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार था। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहे जाते हैं। फिर एक और क्वेश्चन आ गया, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते थे? कोलोन। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहते हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहते हैं। 2 क्वेश्चन हो गया ना। अंकोर वाट का मंदिर कौन बनवाया था? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को। तत्काल ये 2 टॉपिक अगर आपसे पूछे, जो पूरे हिंद चीन पर अधिकार करने वाला राष्ट्र फ्रांस। हिंद चीन का मतलब लाओस, कंबोडिया और हिंद चीन का मतलब आधा हिंदुस्तान और आधा चीन। चीन के आधिपत्य में कौन था और हिंदुस्तान के आधिपत्य। चलिए, ऐसे ही आप लोग थ्योरी जो होता है इंटरनली क्वेश्चन आपको वहीं से उठेगा, ये चीज याद रखिएगा। हाँ, कंबोडिया में है, ऊपर में लिख ले है, देखे नहीं आपको, तो ये चीज हो गया। आपको अगर कहा जाए जो हिंद चीन में क्या गो व्यापारी का आगमन हुआ था, तो 4 गो व्यापारी था। कौन कौन था? पहला था पुर्तगाली, डच, ब्रिटेन ने कहिए, इंग्लैंड था और फ्रांस था, कहते हैं लेकिन यहाँ के लिए, ठीक है। चलिए, अब ऐसे कहिएगा तो सबसे तो खतरनाक था आपको फ्रांस, जो अकेले पूरे को हिला दिया। नहीं, चलिए, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है? तो एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें, ठीक है, मजदूरों का कोई अधिकार नहीं था और पूरा अधिकार किसका था? तो वहां के लोगों का, ठीक है, जो मतलब उपनिवेश बनाए हुए था उसका पूरा अधिकार था। वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन अंग्रेज ये मजदूर कुछ भी अपना मर्जी से नहीं कर सकता है। कहता है हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास कैसे हुआ, सो देखिए। कहता है हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद को समय समय पर विद्रोहों का सामना करना पड़ रहा था, परंतु 20वीं शताब्दी के शुरू में यह और मुखर होने लगा।
1930 में फान बोई चाव ने दुई तान होई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसके नेता क्वांग दे थे। फान बोई चाव ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखकर हलचल पैदा कर दी। फिर एक आपका क्वेश्चन है, फान बोई चाव ने कौन बुक लिखा? तो द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम, याद रहेगा। सन्यात सेन के नेतृत्व में चीन में सत्ता परिवर्तन ने हिंद चीन के छात्रों ने से प्रेरित होकर वियतनाम कुआन फुक हुई, यानी वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की भी स्थापना किया गया। किसके जरिए? सन्यात सेन के जरिए। फिर आपका एक ऑब्जेक्टिव, सन्यात सेन कौन? तो वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसके बदौलत? तो छात्रों से प्रेरित होकर के। कहता है 1914 में देशभक्तों ने वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक संगठन बनाया, लेकिन फ्रांसीसी सरकार ने इसे भी कुचल दिया, क्योंकि फ्रांस पूरे हिंद चीन पर अधिकार कर लिया था, कब्जा कर लिया था। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कहता है। अब इसके बाद जो है कहता है दिन प्रतिदिन हिंद चीन के लोगों की स्थिति दयनीय होती जा रही थी। किसके बदौलत? फ्रांस के बदौलत। क्यों? क्योंकि फ्रांस पूरे हिंद चीन पर अधिकार कर लिया था, उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कुछ उदारवादी नीतियां अपनाई गई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मतलब जानते हैं ना, 1914 से 1918 को चीन के लिए एक प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया और उसके सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था की गई। 1917 में न्यूगन आई कोक, जिसको हो ची मिन्ह कहते हैं, नामक एक वियतनामी छात्र ने पेरिस में ही साम्यवादियों का एक गुट बनाया। हो ची मिन्ह शिक्षा प्राप्त करने मास्को गया और साम्यवाद से प्रेरित होकर के 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल की स्थापना किया। कौन? हो ची मिन्ह। 1930 के दशक की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने भी राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। आपको पता होगा जो 1930 जो है 1929 और 1930 ये दशक आप लोग को याद रखना चाहिए। ईस्वी सन, इसी में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी और जिसमें भारत बचा रहा। याद रहेगा ना? आ गया था लेकिन तत्काल नहीं आया था, तत्काल इससे बचा हुआ था। समझ गए? इतना खतरनाक देश है भारत। कहता 1930 के दशक की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने ही राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। अब क्या होता है? ठीक है, सो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनामी स्वतंत्रता संग्राम। यहां पर आपको थोड़ा किताब से बाहर निकल करके कह दें, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था? पोलैंड पर आक्रमण, याद है ना? पोलैंड पर आक्रमण ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत थी। कहता है जून 1940 ईस्वी में फ्रांस जर्मनी से हार गया और फ्रांस में जर्मन समर्थित सत्ता कायम हो गई। उसके बाद जापान ने पूरे हिंद चीन पर अपना राजनीति प्रभुत्व जमा लिया। फिर से एक बार बैक करते हैं आप लोग को। फ्रांस आया था और फ्रांस के बाद अब कौन आ गया? जापान। अब कौन आ गया? जापान। पहले फ्रांस कहां किया था? हिंद चीन। हिंद चीन के बाद अब किसका? हिंद चीन पर जापान का। याद रहेगा ना? कहता है क्या? हो ची मिन्ह के नेतृत्व में देश भर के कार्यकर्ताओं ने वियत मिन्ह यानी वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना कर पीड़ित किसानों, बुद्धिजीवियों, आतंकित व्यापारियों सभी को शामिल कर छापामार युद्ध नीति का अवलंबन किया। 1944 में फ्रांस जर्मनी के आधिपत्य से निकल गया तथा जापान पर परमाणु हमला के पश्चात जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। पता होगा आप लोग को 1945 ईस्वी में हिरोशिमा और नागासाकी 6 अगस्त और 9 अगस्त जापान के लिए वो दिन था जिस दिन बिल्कुल जापान को पंगु बना दिया गया। आपको जानकारी के लिए बतला दूं, 4 देश का नाम दिया हुआ है यहाँ पर, पुर्तगाल, डच, इंग्लैंड और फ्रांस। क्या इंग्लैंड जो आदमी अपने देश पर 247 वर्षों तक कब्जा करके रखा, 1600 ईस्वी से लेकर के 1947, 300 न हुआ, 347 वर्ष, वो आदमी फ्रांस के नजदीक में नहीं टिका। समझ रहे हैं ना? और फ्रांस पूरे वियतनाम, लाओस और कंबोडिया तीनों पर अधिकार करके रहा। उस फ्रांस को हराने वाला कोई था तो वो कौन था? जापान। और जापान कितना शक्तिशाली राष्ट्र होता आज अगर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम नहीं गिराया गया होता तो। सोचिए। फिर भी आप लोग को पता है जो जापान इतना डेवलप है जिसका कोई ठिकाना नहीं है, जबकि अभी भी इतिहास कहता है जो हिरोशिमा और नागासाकी जहां बम गिराया गया था वहां पर बच्चा अभी भी अपंग पैदा लेता है। वहां पर जनशून्य है, उसके इर्द गिर्द बच्चा अपंग पैदा लेता है। सोचो कैसा भयावह समय आया होगा।
और उसी का प्रभाव हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। वही हमारे उम्र का तुमको ज्यादातर ये दिखाई देता होगा हैंडीकैप, वही प्रकोप है हम लोग का भी। इतना खतरनाक चीज था। ठीक है, कहता है इस स्थिति में जापान की सेनाएं वियतनाम से निकलने लगी और फ्रांस के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि खुद को पुनः हिंद चीन में स्थापित रख सके। इसका लाभ उठाते हुए वियतनाम के राष्ट्रवादियों ने वियत मिन्ह के नेतृत्व में लोकतंत्रीय गणराज्य की स्थापना 2 सितंबर 1945 को करते हुए वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस सरकार का प्रधान हो ची मिन्ह को बनाया गया। अब आप लोग को कुछ समझ में आया? यहाँ पर जब 2 की जीत लड़ाई होती है तो तीसरी की जीत फाइनल है। बउआ यहाँ पर इतिहास से हम लोगों को यह चीज सीख जाना चाहिए। कौन कौन लड़ाई किया? फ्रांस और जापान। और किसके लिए? तो वियतनाम के लिए, उसके बाद कंबोडिया के लिए और लाओस के लिए, जिसमें से देखिए वियतनाम स्वतंत्र हो गया ना। दोनों लड़ाई किया, उस पर वो बम गिराया, उसको वो तबाह किया, जीत गया। और जब ये जीता तो यहाँ का मालिक कौन बना? सरकार, हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह क्या था? एक छात्र था जो पढ़ाई करने के लिए कहीं और गया, पढ़ाई करके वहां से आया। कहां गया था पढ़ाई करने के लिए? दिया है, मास्को गया था। कहां गया था? मास्को। और वहां से आकर के 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल की स्थापना किया था। और यह क्रांतिकारी दल इतना सक्सेस रहा जो कितना ईस्वी में? 2 सितंबर 1945 ईस्वी में, ठीक है, वियतनाम को स्वतंत्रता घोषित करवा दिया। जैसे ही स्वतंत्र बना तो वहां का सरकार कौन बना? हो ची मिन्ह बना। आगे देखिए, हिंद चीन के प्रति फ्रांसीसी नीति। फ्रांस हिंद चीन में अपने डूबे साम्राज्य को बचाना चाहता था, अतः उसने एक नए औपनिवेशिक तंत्र की योजना बनाई। तो देखो लोभ फ्रांस का कितना था। सो फ्रांस ने घोषणा की फ्रांस के विशाल साम्राज्य को एक यूनियन बना दिया जाएगा जिसमें अधीनस्थ उपनिवेशवाद शामिल रहेंगे। इस महासंघ का एक अंग हिंद चीन भी होगा। यानी फ्रांस अपने देश में जाकर के, ठीक है, लोगों के बीच में प्रलोभन दिया, जब आप लोग मुझे साथ दीजिए। क्यों? क्योंकि वियतनाम में जो अपना साम्राज्य विलीन हो गया है उसको लाएंगे, और अगर वो आएगा तो उसका मालिक हम सब मिल करके होंगे। क्यों? क्योंकि फ्रांस को कौन हराया था? जापान हरा दिया था। और जापानों का नहीं हासिल हुआ, क्योंकि जापान पर अमेरिका क्या कर दिया? हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिया, जिसके कारण उसकी भी स्थिति खराब हो गई। इधर हो ची मिन्ह के नेतृत्व में वियतनाम क्या हो गया? स्वतंत्र बन गया। जब स्वतंत्र बना तब फिर अमेरिका इसको, फ्रांस को लोभ पकड़ा, जो अब तो जापान के चंगुल से निकल गया है, तो फिर एक बार हम उस पर एक्शन लें। इस महासंघ का एक अंग हिंद चीन भी होगा। जापानी सेनाओं के हटते ही फ्रांसीसी सेना जैसे ही सैगान पहुंची, वियतनामी छापामारों ने भयंकर युद्ध किया और फ्रांसीसी सेना सैगान में ही फंसी रह गई, यानी नहीं जीत पाई। अंततः 6 मार्च 1946 को हनोई समझौता फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हुआ, जिसके तहत फ्रांस ने वियतनाम को गणराज्य के रूप में स्वतंत्र इकाई माना। साथ ही माना गया कि यह गणराज्य हिंद चीन संघ में रहेगा और हिंद चीन संघ फ्रांसीसी यूनियन में ही रहेगा। यानी फिर फ्रांसीसी के चंगुल में फंस गया कौन? हिंद चीन, यानी लाओस, कंबोडिया और फ्रांस ने कोचीन चीन में एक पृथक सरकार स्थापित कर लिया, जिससे हनोई समझौता टूट गया। हनोई समझौता के ही अंतर्गत एक, ठीक है, गणराज्य स्थापित किया गया था और उसका केंद्र कहां था? फ्रांस में। जैसे ही फ्रांस में केंद्र बनाया गया कि बस उसको अलग कर दिया। फ्रांस का कहना वजह नहीं, इसको हम जीत करके लाए हैं ना, तो जब जीत करके लाए तो इसकी सरकार एक अलग रहेगी। और इस तरह से हो ची मिन्ह हिंद चीन को अलग पृथक करके उसका एक अलग सरकार बना दिया है ना। अब तक हो ची मिन्ह की ताकत इतनी नहीं हुई थी कि फ्रांसीसी सेना का प्रत्यक्ष मुकाबला कर सके, अतः पुनः गोरिल्ला युद्ध समझते हो ना, गुर्रा करके जो घरे में होता है अंदर अंदर किसी का विद्रोह करना, वो वाला। इस क्रम में गोरिल्ला सैनिकों ने दी वीएन फू पर भयंकर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में फ्रांस बुरी तरह से हार गया। यहाँ पर एक कहावत याद आता है, घर का भेदी लंकादार, सुने है ना। फ्रांस के लगभग 16,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस तरह वीएन फू पर साम्यवादियों का अधिकार हो गया। अमेरिकी हस्तक्षेप, आप देखिए आया अमेरिका का बात। कहता है अमेरिका जो अब तक फ्रांस का समर्थन कर रहा था ने हिंद चीन में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। साम्यवादियों के विरोध में इसकी घोषणा भी कर दी। 1954 में हिंद चीन समस्या पर एक वार्ता बुलाया गया, जिसे जेनेवा समझौता के नाम से जाना जाता है। जेनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। हनोई नदी से सटे उत्तर के क्षेत्र उत्तरी वियतनाम को हो ची मिन्ह को और दक्षिण में दक्षिण वियतनाम अमेरिका समर्थित सरकार को दे दिया गया। देखो फिर एगो राजनीतिक, हनोई था कौन? हो ची मिन्ह।
तो वियतनाम को तो पूर्ण रूप से जीता था। और जब फ्रांस हार गया, फ्रांस को जब गोरिल्ला युद्ध के अंतर्गत हरा दिया गया, तो फ्रांस को सहायता कौन कर रहा था? अमेरिका। अब अमेरिका का कहना वजह इसमें हम हस्तक्षेप लेते हैं जब, क्योंकि पूरा अमेरिका पहले समझ लिया फ्रांस का सहायता करके जो क्या औकात है वियतनाम का। और बउआ तुम लोग को जानकारी है जो वियतनाम पर इतना करता क्यों था अधिकार? वियतनाम में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप व्यापारिक दृष्टिकोण काफी मजबूत था, ठीक है, सबसे ज्यादा। तो निर्यातक हो चावल का चाहे रबर का, आपको हम पहले ही क्या कह दिए, व्यापारिक दृष्टिकोण मजबूत था तो सबको प्रॉफिट था, इसलिए ऐसा कर रहा था। तो अमेरिका समझ गया और समझ करके अब वियतनाम पर चढ़ गया। तो वियतनाम को दो भाग किया, कहा जो भाई अकेले तो जितना संभव था नहीं, तो कह दिया भाई आधा को दे दो, किसको? हो ची मिन्ह जो कि पूरा जीता था, और आधा पर अपना अधिकार कर लिया। जेनेवा समझौता के तहत लाओस और कंबोडिया को वैध राजतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया। लाओस में गृह युद्ध। जेनेवा समझौता के तहत लाओस और कंबोडिया को पूर्ण स्वतंत्र देश मान लिया गया। अब मानने के साथ क्या करता है सो देखिए। जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल करने के लिए एक त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का गठन किया गया, जिसके सदस्य भारत, कनाडा एवं पोलैंड को दिया गया। कौन कौन था इसमें? भारत, कनाडा और पोलैंड। यह याद रखिएगा। लाओस में 3 राजकुमारों के राजनीतिक वर्चस्व के संघर्ष के कारण अस्थिरता फैल गई, यानी 3 गो जो राजकुमार था मतलब क्या कहता है, शिथिल कर दिया गया। 25 सितंबर 1955 को लाओस में चुनाव के बाद राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ और सुवन फुमा के नेतृत्व में सरकार बनी। लाओस में 3 भाइयों के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष चालू हो गया तथा भयंकर गृह युद्ध शुरू हो गया। ये जो था कौन? सुवन फुमा, ये सबसे बड़ा भाई था। तो छोटका और महिला वो दोनों आपस में लड़ाई करने लगा, जो ये अकेले सरकार क्यों बनाएगा, हम तीनों का अधिकार होना चाहिए। तो गृह युद्ध का मतलब कि घर का युद्ध, तीनों भाई माँ बाप में लड़ गया। अभी आप लोग देखे है ना राष्ट्रीय जनता दल, सब भाई बहन लड़ गया है ना, वैसे ही लड़ गया है यहाँ पर, ठीक है। कहता है लाओस के गृह युद्ध में अमेरिका रूस की परोक्ष सहभागिता के कारण विश्व शांति को खतरे में डाल दिया। तब भारत ने जेनेवा समझौता के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग को पुनर्जीवित करने की मांग उठाई। भारत कभी से गलत नहीं है, ठीक है। और अमेरिका चाहता था, और चाहता था नहीं, अमेरिका अभी भी चाहता है जो 2 देश की लड़ाई हो और उसमें एक में प्रत्यक्ष रूप से साथ दें, एक में अंदर से साथ दें, लेकिन माल हमारा बिकना चाहिए, बंदूक पिस्तौल, ठीक है। हाँ, अंततः इस समस्या पर 14 राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलाना तय हुआ, जिसमें लाओस के तीनों पक्षों की भागीदारी पर रूस, अमेरिका भी सहमत थे। मई 1961 में यह सम्मेलन हुआ, जिसमें सभी राजकुमारों ने संयुक्त मंत्रिमंडल के गठन पर सहमति प्रदान की और मंत्रिमंडल भी बना। परंतु अमेरिकी षड्यंत्र के कारण लाओस के विदेश मंत्री की हत्या हो गई और गृह युद्ध पुनः शुरू हो गया, ठीक है। अमेरिका लाओस में साम्यवादी प्रसार नहीं चाहता था, अतः चुनाव द्वारा सुवन फुमा को प्रधानमंत्री बनाया गया और सुफन बोंग उप प्रधानमंत्री बना। इससे असंतुष्ट पाथेट लाओस ने सन 1970 में लाओस पर आक्रमण कर हाँ। नहीं नहीं, कौन चीज, 1 मिनट, ठीक ना। तो जब जो उसको उप प्रधानमंत्री बनाया गया तो उप प्रधानमंत्री से वो असंतुष्ट हो गया और असंतुष्ट होकर के 1970 में लाओस पर आक्रमण करके, ठीक है, जॉर्ज के मैदान पर कब्जा कर लिया। कौन? सुफन बोंग कहिया, और इसी का दूसरा नाम क्या था? पाथेट लाओ, ठीक है। हालांकि अमेरिका ने इस युद्ध में जमकर बमबारी किया, परंतु पाथेट लाओ के आक्रमण को रोक नहीं सका। रूस लाओस पर आक्रमण और उसके बिगड़ती स्थिति की जिम्मेदारी अमेरिका पर सौंपा। तो आपको पता है फिर यहाँ पर जो रूस और अमेरिका दोनों मिलकर के इसका मजा ले रहा था। अमेरिका के खुलकर युद्ध में आ जाने से यह जटिल स्थिति उत्पन्न हुई। 1971 में हजारों दक्षिणी वियतनामी सैनिकों ने लाओस में प्रवेश किया। उसके साथ अमेरिकी सैनिक, युद्धक विमान एवं बमक वर्षक हेलीकॉप्टर इत्यादि भी शामिल किया। कौन? अमेरिका। किसको अपनाने के लिए? दक्षिण वियतनाम से, यानी लाओस को। दक्षिण वियतनाम पर तो अपना अधिकार किए हुए था ही, और उत्तर वियतनाम पर किसका अधिकार किए हुए था? हो ची मिन्ह का। और दक्षिण वियतनाम पर अपने अधिकार किए हुए थे, तो दक्षिणी क्षेत्र से किस पर? लाओस पर। तो लाओस पर कौन कौन चीज किया? सैनिक के रूप में, ठीक है, उसके बाद युद्धक विमान और बम वर्षा, तीनों करके, ठीक है, अधिकार करना चाहा। इस तरह इसका उद्देश्य हो ची मिन्ह मार्ग पर कब्जा करना था। देखिए, कहे ना खतरनाक बात, हो ची मिन्ह को अलग इसलिए किया था ताकि हो ची मिन्ह भी टूटे, और जब टूट जाएगा तो उस पर भी अपना अधिकार हम कर लेंगे। कौन?
अमेरिका। पाथेट लाओ ने रूस और ब्रिटेन से अनुरोध किया कि वे अमेरिका पर दबाव डालकर उन्हें रोकें, वरना इसका नतीजा गलत होगा। परंतु चीन ने अमेरिका को धमकी दी। पहले अमेरिका को लगा कि वह युद्ध जीत लेगा, परंतु हो ची मिन्ह मार्ग क्षेत्र पर जाकर उसकी सेनाएं फंस गई। लाओस के प्रबल प्रतिरोध के कारण उसके लिए वापस लौटना ही मात्र एक उपाय था। इस तरह अमेरिका अपने आक्रमण में वामपंथ के प्रसार को रोक नहीं पाया। अब है कंबोडिया का संकट। अब कंबोडिया के बारे में समझिए। सन 1954 में स्वतंत्र राज्य बनने के बाद कंबोडिया में संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार कर राजकुमार नरोत्तम सिहानुक को शासक बनाया गया। नरोत्तम सिहानुक 1954 से ही कंबोडिया को गुटनिरपेक्षता एवं तटस्थता की नीति पर चलना शुरू कर रहे। गुटनिरपेक्ष मतलब समझते हैं ना? पता है कोई आदमी को गुटनिरपेक्ष का मतलब? गुट मतलब क्या होता है? एक समूह बना करके, ठीक है, एक समूह बना करके अधिकार करना। ये पहले से ही नरोत्तम सिहानुक का चाल था, ठीक है। तो जो आदमी इस चाल से चलेगा या जो आदमी इस तरह से अगर राजनीति करेगा तो उसको जीत पाना बड़ा मुश्किल है। आपको पता है जो हो ची मिन्ह क्या था? पहले एक विद्यार्थी था और विद्यार्थी वो पढ़ाई करके जब आया तो वो राजनीतिक में आया। तो ऑटोमेटिक अगर राजनीतिक में आया तो वो तो कुछ दिमाग से खेलेगा ना। देखे जो उसको इसको लगा भी था जो अकेले पूरा वियतनाम पर अधिकार कर लेना संभव नहीं है, तो हो गया। आधा उत्तरी वियतनाम लेकर के था और दक्षिणी वियतनाम लेकर के कौन था? अमेरिका। दक्षिणी वियतनाम से यानी अमेरिका दक्षिणी भाग से कंबोडिया पर अधिकार करना चाहा, सॉरी लाओस पर अधिकार करना चाहा, और इधर इसको हो ची मिन्ह को भी चाहा डिमोरलाइज करना। लेकिन अमेरिका वहां जाकर के, अमेरिका का सैनिक वहां जाकर के फंस गया। कहां? दक्षिण वियतनाम यानी हो ची मिन्ह के पास, और वहां से वो लौट गया। लौटने के बाद उसका बात खत्म होता है और आ जाता है कौन? अब कंबोडिया। कहता सन 1954 में स्वतंत्र राज्य बनने के बाद कंबोडिया में संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार कर राजकुमार नरोत्तम सिहानुक को वहां का शासक बनाया गया। जो नरोत्तम सिहानुक चाहता ही था जो गुट निरपेक्षता एवं तटस्थता की नीति पर हम इसको चलावे। किसको? कंबोडिया को। अमेरिका कंबोडिया पर अपना प्रभाव चाहता था, अतः वह थाईलैंड को उकसा कर कंबोडिया को तंग करना चाहता था। अब देखिए, आप लोग अपने अपने फैमिली में सुनते होंगे जो शुरू से अमेरिका बड़ा हरामी है, सुनते होंगे। देखिए लग रहा है ना, डायरेक्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है? यही काम किया है कंबोडिया के साथ, यही हाल किया है वो लाओस के साथ, यही काम किया है वियतनाम के साथ। देखे ना, वियतनाम को हथियार ना था तो उसके लिए वो फ्रांस को सहायता कर रहा था। नहीं, जब फ्रांस हार गया तब वो आ गया अधिकार करने के लिए। नहीं, जापान की तरफ से। कितने बेवकूफ है सो देखिए। कहता है जिसके कारण नरोत्तम सिहानुक ने अमेरिका से सारे रिश्ते तोड़ दिए और अमेरिका से किसी प्रकार का मदद लेने से भी इनकार कर दिया। यह बात अमेरिका के लिए अपमानजनक लगी, जैसे अभी भारत के साथ लगा था। वो जो कौन बात बोली थी? सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में समझ गए ना, जब जो भारत यानी हिंदुस्तान किया था पाकिस्तान पर आक्रमण, तो आया था अमेरिका बीच में, जो ये नहीं कीजिएगा, कहा आपका नहीं चलेगा। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से 50% कर दिया था टैक्स। कहा हम आपके यहाँ से सामान नहीं लेंगे, जो सामान आपके यहाँ का होगा वो सामान हम अपने यहाँ बनाएंगे। आप फिर लगा जो भाई भारत है, मोदी जी है, तो फिर मिला हुआ है। अभी आप लोग को पता होगा रूस का जो है राष्ट्रपति, ठीक है, अभी उससे ज्यादा हेमखेम कर रहे हैं मोदी जी, ठीक है। कहता मई 1965 में अमेरिका ने वियतनाम के साथ कंबोडिया के सीमावर्ती गांवों पर आक्रमण भी कर दिया। देखिए, वियतनाम के साथ मिलकर के, वियतनाम का मतलब कि दक्षिण वियतनाम पर अधिकार था, उसके साथ मिलकर के कंबोडिया पर अधिकार कर ही लिया, लेकिन मेन जगह पर नहीं। कहां? गांव में। आगे चल करके सन 1969 में अमेरिका ने कंबोडिया सीमा क्षेत्र में जहर की वर्षा हवाई जहाज से करवा दी, जिससे लगभग 40,000 एकड़ भूमि की रबर की फसल नष्ट हो गई। बहुत अच्छा बोला था आदित्य तुम, जो रबर की खेती, और तुम भी बुआ बतलाई थी चावल की खेती। दोनों तक खतरनाक चीज है और दोनों का आयात निर्यात होता था यहाँ से, इसी कारण सब चाहता था यहाँ पर आना। सिहानुक ने मुआवजे की मांग अमेरिका से की एवं रूस की ओर झुकाव दिखाते हुए पूर्वी जर्मनी से राजनीतिक संबंध बढ़ाने शुरू किए। कौन? वियतनाम, ये सॉरी नहीं, कंबोडिया का शासक नरोत्तम सिहानुक, ठीक है। तत्कालीन दो गुटीय विश्व व्यवस्था में पूंजीवादी अमेरिका यह नहीं चाहता था कि कंबोडिया साम्यवादी देशों के प्रति अपनी सहानुभूति रखे। अमेरिका षड्यंत्र के कारण नरोत्तम सिहानुक के पद से हटा दिया गया तथा अमेरिकी समर्थित जनरल नोल के नेतृत्व में सरकार बना दी। देखो, षड्यंत्र मतलब समझते हो ना, राजनीति करके इसको हटा दिया। किसको?
नरोत्तम सिहानुक को, और वहां पर अपना आदमी को, यानी अमेरिका समर्थित, जो अमेरिका को मतलब सहायता कर रहा था, अमेरिका का बात पर चल रहा था, उसको यहाँ का सरकार बना दिया। कहाँ का? कंबोडिया का। नरोत्तम सिहानुक ने पैकिंग में निर्वासित सरकार का गठन कर जनरल लोन नोल की सरकार को अवैध घोषित कर दिया, साथ ही राष्ट्रीय संसद को भंग कर दिया और जनता से मौजूद सरकार को अपदस्थ करने की अपील की। यानी जनता से कहा जो हमने हटाएंगे, हमको तो हटाइए दिया गया है दोषी करार करके, अब तुम लोग कहो ये गलत है। ठीक है, इस तरह से अप्रैल 1970 से सिहानुक ने नई सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। नरोत्तम सिहानुक की सेना विजय होती हुई राजधानी नामपेन की ओर बढ़ रही थी। अमेरिका ने तुरंत इसमें हस्तक्षेप किया। दक्षिणी वियतनाम से अमेरिकी फौज कंबोडिया में प्रवेश कर गई और व्यापक संघर्ष शुरू हो गया। यह युद्ध बड़ा ही भयंकर हुआ। अमेरिका के देख लो राजनीति, यह कहता है अमेरिका। ठीक है, स्थिति को भांपते हुए इंडोनेशिया ने एशियाई देशों का सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव रखा। 16 मई 1970 को जकार्ता में एक सम्मेलन बुलाया गया। यद्यपि यह सम्मेलन सफल रहा, परंतु कंबोडिया की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि कंबोडिया पर किसका अधिकार था, होने जा रहा था अब अमेरिका का। कंबोडियाई छापामारों अमेरिकी सेना के बीच युद्ध, बमबारी, नृशंस हत्यारों के इस दौर में ही 9 अक्टूबर 1970 को कंबोडिया को गणराज्य घोषित किया गया, परंतु सिहानुक एवं लोन की सेनाओं में संघर्ष चलता ही रहा, क्योंकि दोनों अपने आप में संतुष्ट नहीं थे। 5 वर्ष बाद सिहानुक ने निर्णायक युद्ध का ऐलान किया और उसकी लाल खुमेरी सेना विजय करती हुई आगे बढ़ती गई। अंततः लोन को भागना पड़ा, वो हार गया। अप्रैल 1975 में कंबोडिया गृह युद्ध समाप्त हो गया। कंबोडिया से गृह युद्ध समाप्त हो गया। नरोत्तम सिहानुक पुनः राष्ट्र अध्यक्ष बने, परंतु 1978 में उन्होंने राजनीतिक से संन्यास ले लिया। अब कंबोडिया का नाम बदलकर कंपूचिया कर दिया गया। कंबोडिया का नाम मिट गया और इनका नरोत्तम सिहानुक का भी बात खत्म हो गया। अब देखिए वियतनाम का जो युद्ध था उसमें जो अमेरिका क्या हस्तक्षेप कर रहा था उसके बारे में कहता, जेनेवा समझौता के तहत वियतनाम को 2 भागों में, तो उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम में कौन था? हो ची मिन्ह। दक्षिणी वियतनाम में कौन था? अमेरिका। उत्तरी वियतनाम में साम्यवाद समर्थित हो ची मिन्ह और दक्षिण वियतनाम में अमेरिकी समर्थित बाओदाई की सरकार थी। जेनेवा समझौता के तहत कहा गया कि 1956 तक चुनाव द्वारा वियतनाम का एकीकरण किया जाएगा, लेकिन नहीं किया गया। एकीकरण का मतलब कि 2 भाग जो बटा हुआ था उसको एक कर दिया जाएगा। 1960 में वियतकांग राष्ट्रीय मुक्ति सेना का गठन कर अपने सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष जारी हो गया। कब? 1960 में। अमेरिका ने 1961 में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए शांति के खतरा नाम से श्वेत पत्र जारी कर दिया और अपने 4000 सैनिकों को दक्षिणी वियतनाम में भेज दिया। यानी अमेरिका से भेज दिया, जहां इसका शासन हो रहा था वहां। अमेरिका उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण कर उसके सैनिक अड्डे तबाह कर दिया। इस युद्ध में हथियारों, टैंकों एवं बम वर्षक विमानों का बहुत प्रयोग किया गया। सब जगह यह काम करता था। ये सब दिन से आप लोग को जानकारी के लिए बतला दे, अमेरिका के पास में कुछ नहीं है, खाली बम पिस्तौल बनाता है, ये आया सप्लाई करता है। ये देख रहे हैं ना, यह काम किया था ऊपरो, यह काम किया यहां भी, हाँ यह करवो करता है सबके साथ। ठीक है, चलिए तनिके और है, आज ये चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। देखिए कहता है रासायनिक हथियारों, नापाम, एजेंट ऑरेंज एवं फास्फोरस बमों का जमकर इस्तेमाल किया। कौन? अमेरिका। कहां? वियतनाम में। वियतनाम में कहां? दक्षिण वियतनाम में। यह युद्ध उत्तरी वियतनाम, सॉरी उत्तरी वियतनाम में, दक्षिण वियतनाम में तो अपने सरकार था। यह युद्ध उत्तरी वियतनाम के साथ साथ वियतकांग एवं वियतकांग समर्थक दक्षिण वियतनाम जनता सभी से लड़ा गया था। यह युद्ध में निर्दोष ग्रामीणों की हत्या कर दी जाती थी, फिर पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया जाता था। इस युद्ध में महिलाएं भी हाथों में बंदूक लिए अमेरिका से जमकर मुकाबला करने लगी। पढ़वे किए थे माइली गांव की घटना, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, प्रसिद्ध दार्शनिक रसेल ने एक अदालत लगा करके अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार करवाया था। नहीं देखे, अमेरिका जब 2 गुट में बांट दिया, जब 2 गुट बट गया तब तो नहीं करना चाहिए बदमाशी। बदमाशी किया था, इसका उजागर कौन किया? रसेल। अमेरिका दक्षिण वियतनाम को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। वही वियतनामी अपने अस्तित्व और राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे। अमेरिका हो ची मिन्ह मार्ग के सड़कों पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर देता था, परंतु राष्ट्रवादी उसका तुरंत मरम्मत कर लेते थे। इस मार्ग पर
नियंत्रण रखने के लिए अमेरिका लाओस और कंबोडिया पर भी आक्रमण कर दिया। तीन तरफा युद्ध में पकड़कर फंस गया और उसे वापस होना पड़ा। किसको? अमेरिका में। अमेरिका शांति वार्ता चाहता था, लेकिन अपनी शर्तों पर, जिनके कारण 1968 में पेरिस के शांति वार्ता सफल नहीं हो सकी। यानी अब चाहता था जो हम अपना कुछ शर्त रख करके, राजनीति तो जानता ही था, तो हम इससे छुटकारा पा लें, लेकिन ऐसा थोड़े होता है। अब हॉलीवुड द्वारा अमेरिका के वियतनाम युद्ध को जायज ठहराने वाली फिल्मों के स्थान पर अमेरिका के ही अत्याचार पर फिल्में बनने लगी। दूसरी तरफ निक्सन अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर नया राष्ट्रपति बन गया। अब अमेरिका क्या क्या शर्तें थी, सो देखो, जब राष्ट्रपति बन गया तो अमेरिकी सेनाएं उस क्षेत्र में ही रहेगी जब तक वियतकांग संघर्ष करेगा एवं दक्षिणी वियतनाम में आतंक मचाएगा, बमबारी जारी रहेगा। और एक और बात, अमेरिका में प्रधानमंत्री नहीं होता है, बात पता है ना, अमेरिका में राष्ट्रपति होता है, सर्वेसर्वा। निक्सन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद वियतनाम समस्या का जल्द समाधान की जिम्मेवारी उस पर सौंपी गई। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता ही जा रहा था। हॉलीवुड की फिल्में वियतनाम युद्ध को जायज ठहराने के स्थान पर अमेरिकी के अत्याचार पर फिल्में बनने लगी थी। इसी समय माइली गांव की एक घटना प्रकाश में आई। माइली गांव की घटना क्या थी, सो देखिए। अमेरिकी सेना की आलोचना पूरे विश्व में होने लगी। तब राष्ट्रपति निक्सन ने शांति के लिए 5 सूत्री योजना तैयार की थी। क्या था 5 सूत्री योजना, सो देखो। हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद कर यथा अपने स्थान पर रहेंगे। युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। इस दौरान कोई देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेगा। युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयां बंद रहेगी। युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होना चाहिए। हिंद चीन मतलब क्या? लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। यह तीनों के कारण तो सब लड़ाई किया था। यह तीनों जगह अब बंद रहेगा। परंतु इस शांति प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। अमेरिकी सेनाएं पुनः बमबारी शुरू कर दी, लेकिन अमेरिका अब जान चुका था कि उसे अपनी सेनाएं वापस बुलानी ही पड़ेगी। निक्सन ने पुनः 8 सूत्री योजना रखी। वियतनामियों ने इसे खारिज कर दिया। अब अमेरिका चीन को अपने पक्ष में करने में लग गया था, यानी चाहता था चीन से मिलकर के तब वियतनाम पर आक्रमण करे। यानी ऐसे समझ लो ना, हर हाल में मुझे वियतनाम चाहिए। हाँ, चाहे प्यार से हो या जबरदस्ती हो, हाँ जैसे हो। 24 अक्टूबर 1972 को वियतकांग, उत्तरी वियतनाम, अमेरिका एवं दक्षिणी वियतनाम में समझौता तय हो गया। परंतु दक्षिणी वियतनाम ने आपत्ति जताई और पुनः वार्ता के लिए आग्रह किया। वियतकांग ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस बार इतने बम गिराए गए जिनकी कुल विध्वंसक शक्ति हिरोशिमा में प्रयुक्त परमाणु बम से ज्यादा आतंकी हो गया था। ठीक है, आंकी गई थी। हनोई भी इस बमबारी से ध्वस्त हो गया, लेकिन वियतनामी नहीं, मतलब डटे रहे। अंततः 27 फरवरी 1973 को पेरिस में वियतनाम युद्ध के समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर हो गया। समझौते की मुख्य बात यह थी, युद्ध समाप्ति के 60 दिनों के अंदर अमेरिकी सेना वापस हो जाएगी। उत्तर और दक्षिण वियतनाम परस्पर सलाह करके एकीकरण का मार्ग खोजेंगे। अमेरिका वियतनाम को असीमित आर्थिक सहायता देगा। जो क्षति हुआ है उसकी भरपाई करेगा कौन? अमेरिका। इस तरह से अमेरिका के साथ चलता आ रहा युद्ध समाप्त हो गया एवं अप्रैल 1975 में उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण संभव हो सका। इस प्रकार 7 दशकों से ज्यादा चलने वाला यह अमेरिका वियतनाम युद्ध समाप्त हो गया। यह युद्ध में 9855 करोड़ डॉलर खर्च हुआ। सर्वाधिक व्यय अमेरिका का था। इसके 56,000 से अधिक सैनिक मारे गए, लगभग 3 लाख सैनिक घायल हुए। दक्षिण वियतनाम के 18,000 सैनिक मारे गए। अमेरिका के 4800 हेलीकॉप्टर एवं 3600 अनगिनत टैंक नष्ट हो गए। युद्ध में आज तक कोई जीता है? कोई किसी को फायदा होता है? चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। लाखें हम लोग कहते हैं जो पानी पिला दिया अमेरिका, ये मतलब पाकिस्तान को जाकर के भारत, लेकिन क्या भारत को लॉस नहीं है? बहुत ज्यादा लॉस है। ठीक है, इस सारी घटनाओं में के कारण धन जन की बर्बादी के अलावे अमेरिकी शाह को भी गहरा आघात पहुंचा। पूरे हिंद चीन में वह बुरी तरह असफल रहा। अंततः उसे अपनी सेनाएं हिंद चीन से हटानी पड़ी और सभी देशों की संप्रभुता एवं अखंडता को स्वीकार करना पड़ा। यानी जितना बात कहा लोग, सब बात को ये मान लिया। मानने के बाद ठीक है, क्या करता है सो देखिए। माइली गांव की घटना। दक्षिण वियतनाम में एक गांव था जहां के लोगों को वियतकांग समर्थक माना। अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेर कर पुरुषों को मार दिया। औरतों बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया। फिर उसे भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया। लाशों के बीच दबा एक बूढ़ा जिंदा बच गया था,
जिसने इस घटना को उजागर किया। यही है माइलीगांव की घटना। फिर देखिए इसका क्वेश्चन आंसर। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी, देखबे किए हैं। बाओदाई कौन था, हिंद चीन का अर्थ क्या होता है। अगर आप लोग देखेंगे तो इसका क्वेश्चन आंसर, ठीक है, सब आसानी से बन जाएगा। अब कल आप लोग नाटक नहीं करेंगे जो सर हम लोग भूल गए चाहे कोई चीज हुआ। कल हम लोग चलेंगे भारत में राष्ट्रवाद की ओर, ठीक है। ये चैप्टर आप लोग को कैसा रहा, इसमें क्या क्या समझे, कहां पर कौन टॉपिक में आप लोग को डाउट है, ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो के साथ।